सो आज का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो ये टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे हमारा इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी का। पहला टॉपिक ये है, इसमें हम स्टडी करेंगे कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कैसे फोर्स लगाता है और कैसे उसका बिहेवियर होता है, सो दैट हम अंडरस्टैंड करें कि उनके बीच में क्या इंटरेक्शन होता है। होता क्या है कि जब एक बड़ी साइज, जैसे हम क्लास 11th में पढ़े थे ग्रेविटेशन पे, तो हमने देखा था कि जब भी दो बड़ी बड़ी मासेस होते हैं, कि जैसे अर्थ है, मून है, वो रिवॉल्व अराउंड कर रहे हैं, तो उनके पीछे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो था ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स तभी तक सिग्निफिकेंट फोर्स बना रहता है जब तक कि हमारी जो साइज है वो बहुत ही बड़ी है। जैसे जैसे ये साइज छोटी जाती है, मीन्स मास कम होता जाता है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट एकदम खत्म हो जाता है। बट हमने देखा है कि जब हम एक मैग्नेट ले जाते हैं किसी आयरन के पास, तो उस पर अट्रैक्ट हो जाता है। पर मैं इसके सामने ये ले जाऊं तो ये अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्ट नहीं। पर सपोज ये मैग्नेट होता और ये आयरन होता और ऐसे हम ले जाते, तो हो सकता था ये चिपक जाता। तो इसका मतलब कि ये है कि जो इंटरेक्शन नॉर्मल मास के बीच में चल रहा था, वो सेम ऐसा नहीं है कि हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को एक ही लॉ से अट्रैक्ट करती है। तो उस लिए जो चार्ज पार्टिकल है उसके लिए हम नया तरह का फोर्स पढ़ेंगे अब, जो कि होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि चार्ज के थ्रू आएगा, ना कि मास का बिहेवियर। एक बार शुरुआत करेंगे एक स्टोरी की, कि कैसे इलेक्ट्रॉन के मास होते हैं, इन पे ग्रेविटेशन का इफेक्ट कितना होता है, और कंपैरेटिवली जो जो इलेक्ट्रोस्टैट से जनरेटेड फोर्स होता है उसका इफेक्ट क्या होता है, ताकि हम एक डिफरेंस समझ सकें और इस तरह से अपनी स्टोरी आगे बढ़ेगी। तो पहले तो हम देखते हैं जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो वन सॉरी 9.10940 इंटू 10⁻31 kg। अब ये इतना छोटा मास है कि हम इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, देखा भी नहीं जा सकता। इनफैक्ट अगर आप आगे पढ़ोगे तो ये इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर शो करता है, तो वेव की तरह मास इसका इतना छोटा है कि इस पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाए तो अभी देखते हैं क्या होता है। उसके बाद ये जो मास पी है, ये मास हम प्रोटॉन लिख रहे हैं, इसका जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है। तो इन दोनों को देख के ये लग रहा है कि इसका 10⁻31 है, इसका 10⁻27 है। इसका मतलब कि ये इससे लगभग लगभग, अगर आप 10 के पावर देखें तो इसमें -31 है और 27 है, तो 4 जीरो का डिफरेंस है, तो 1000 गुना टाइम से बड़ा है। तो प्रोटॉन का मास बहुत बहुत ज्यादा हैवी होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन के मास से। और सिमिलरली हम मास ऑफ प्रोटॉन लिखते हैं, मास ऑफ सॉरी सॉरी मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसका जो मास होता है, इसका जो 1.667 ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि लगभग लगभग हमारा जो मास ऑफ प्रोटॉन है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। ये हम ये लिख सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है। इसीलिए जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो अगर किसी भी एलिमेंट का हमें वो एटॉमिक नंबर निकालना होता है,
तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन को जोड़ देते हैं और जो भी आता है इसका एटॉमिक मास हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को कंसिडर ही नहीं करते क्योंकि उसकी जो वैल्यू होती है वो 1000 गुना लगभग कम हो जाती है, तो बहुत डिफरेंस हो जाता है। ठीक, तो ये चीज लिख सकते हैं। और एक चीज और लिख सकते हैं कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मच मच ग्रेटर है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये ये सारी चीजें हम क्यों देख रहे हैं, ये जो छोटी वैल्यूज हैं, अब इतनी छोटी वैल्यूज पे जाने के बाद जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, जो सिंपल, अब इस पे हम देखते हैं ग्रेविटेशन कैसे इफेक्ट करता है। तो सपोज एक एक फोर्स कैलकुलेट किया गया दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो उसके लिए हम लिखेंगे G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर अगर करेंगे, और यहाँ पे यहाँ पे वैल्यू जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ऐसा यूनिट्स आ रही रहेंगी इसमें, और इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये हो गया होल स्क्वायर। नीचे हम एक डिस्टेंस बहुत छोटा ले लेते हैं क्योंकि ऐसे भी छोटे पार्टिकल 10⁻²² का होल स्क्वायर। अब ये देखिए, ये जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट था जी, उसकी वैल्यू कम थी, और उसके बाद हमने होल स्क्वायर किया, वो भी इलेक्ट्रॉन के मास है जो कि -31 है, तो ये जो इफेक्ट आएगा इसका वो होगा कुछ कुछ 5.5 इंटू 10⁻⁻52 न्यूटन। ये सारी में आप वो स्टैंडर्ड वो लगा लीजिएगा, मास की केजी में है, ठीक है। और ये जो होता है जी की वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी, इनवर्स केजी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आई, ये आया ग्रेविटेशन फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखते हैं। इससे जो फोर्स आता है वो आता है 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। तो ये क्या हुआ, एक स्टडी की गई जिसमें दो इलेक्ट्रॉन लिए गए और उनके बीच में फोर्स निकाला गया ग्रेविटेशन के थ्रू। क्योंकि जब ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो ये कॉन्सेप्ट था कि एक ऑब्जेक्ट हमेशा जो दूसरे ऑब्जेक्ट से बिहेव करेगा वो सिर्फ मास के थ्रू कर सकता है। बट देखा गया कि जो दो जो चार पार्टिकल थे ये ऑल्दो रिपल कर रहे थे, और ग्रेविटेशन में रिपल्सन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो ये तो पक्का हो गया कि ये जो बॉडी बिहेव कर रही थी वो ग्रेविटेशन लॉ से तो बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, और ग्रेविटेशन लॉ से जो फोर्स आ रहा था लगभग -52 है, इसका बहुत गुना ज्यादा ये फोर्स है। तो इस बॉडी पे जो भी फोर्स लग रहा था वो पक्की बात थी कि कोई और फोर्स था। उसके बाद हमारी जो स्टडी चली, हम लोग एक नई फोर्स की तरफ खोजने की तरफ गए जो आगे चल के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आया। तो ये तो बात पक्की है कि अगर हम, अब ये मास और साइज के डिस्कशन सिर्फ इसलिए था कि हम समझ सकें कि हम एक दूसरे डायमेंशन की ही बात कर रहे हैं, ये बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट हैं, और ये मास और वेलोसिटी को, मास और ग्रेविटेशन को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करते, इनके पास एक अपनी ही अलग प्रॉपर्टी होती, ये फील्ड्स पे काम करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि चूंकि ये जो चार्ज हैं इनकी क्वांटिटी क्या होती है, कि मतलब एक चार्ज पार्टिकल है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो ये होती है, तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज सिंबल होती है कि ये होती है कि नंबर ऑफ करंट पास इन 1 सेकेंड, ठीक है।
तो नंबर ऑफ number of charge pass in one circuit when the current flow is 1 ampere। ठीक है, यानी कि हम I इक्वल टू होता है Q बाई टी। तो हम इसमें कहते हैं जो टाइम है वो 1 सेकेंड होगा, और जो ए की वैल्यू है वो 1 एम्पियर होगी। तो जो Q होगा वो हमारा 1 एम्पियर के 1 कॉलम के बराबर होगा। ठीक है, अब ये 1 कॉलम चार्ज तो है, इसका मतलब ये नहीं कि इस एक इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज है, ये कई इलेक्ट्रॉन होंगे। वो इलेक्ट्रॉन भी पता कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे 1 कॉलम बनाने के लिए। सिंपली क्या करना है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो ई का जो चार्ज है वो बराबर है 1.600218 इंटू 10⁻⁻90। ठीक है, ये होता है 1 को, इसका चार्ज 1 होता है। तो कितना ये होगा कि ये 1 हो जाए, इसके लिए हमें इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमें मतलब पता करना है कि कितना कॉलम, कितना इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो 1 कॉलम होगा, उसके लिए सिंपल है सपोज Q इक्वल टू एन ई इक्वल टू 1। तो n हो जाएगा 1/e, जो कि हो जाएगा 1/1.6028 इंटू 10⁻⁻, ये ऊपर आ गया तो +90। सो ये वैल्यू, इतने इलेक्ट्रॉन मिलके एक कॉलम बनाते हैं। ठीक है, सिमिलरली अब हम आते हैं कि स्टोरी की। अब ये आपस में जो थोड़ी थोड़ी इनकी इन्वेंशन कैसे हुए, इनको खोजा कैसे गया। तो एक एक्सपेरिमेंट आपने भी किया होगा और सर्दियों में एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब हम स्वेटर उतारते हैं तो एक छोटी सी स्पार्क सी आवाज आती है। और कभी अब रात में अगर लाइट ऑफ में उतारे तो फिर वो स्पार्क्स दिख भी जाते हैं। वो होता क्या है, जब बॉडी हमारी फ्रिक्शन में आती है तो हर बॉडी में मतलब मिलियंस ऑफ एटम होते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये एक होता है और उसके बीच में ये होता है न्यूक्लियस, क्या घूम रहे होते हैं मस्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये घूम रहे होते हैं। तो होता क्या है कि जब ये बॉडी दूसरे बॉडी से रब होती है तो ऐसा होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें जम कर जाते हैं। तो हमने जो सिंपल मॉडल पढ़ा था इलेक्ट्रॉन का कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूट्रल होते हैं। लेकिन जब हम रबिंग करते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में क्या होता है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर आ गया तो ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, तो अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे और अगर टच होंगे तो स्पार्क भी करेंगे वो कर रहे। तो ये जो वो ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है ये फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी से कहते हैं। तो कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, एम्बर को रब किया गया, फिर देखा गया कि वो एम्बर को उल से रब किया गया और देखा गया कि उनके अंदर चार्ज डेवलप हुए। फिर ये देखा गया कि फिर ग्लास को सिल्क से रब किया गया और फिर देखा गया उनके बीच में चार्ज डेवलप हुए। उसके बाद देखा गया कि ये जो चार्ज डेवलप हो रहे हैं मतलब जो भी, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं था। पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट तब आया कि जब रब किया गया तो ये देखा कि दोनों अट्रैक्टिव हो गए, दोनों के अंदर चार्ज हो गई और दोनों एक तरह से बिहेव करने लगे। अब ये था, लेकिन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे और कभी कभी दो ऑब्जेक्ट जो चार्ज थी रिपल करती थी। तो वहां पे ये देखा गया कि ये जो चीज डेवलप हो रही है, जो उसकी प्रॉपर्टी आ रही है चार्ज की,
ये सेम नहीं है, दोनों में अलग अलग है। तो वहां पे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सेप्ट निकाला, और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल और नेगेटिव नेगेटिव रिपल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट आ गया। तो ऐसे हुई इसकी शुरुआत। बाकी आप ये पढ़ सकते हैं कि कैसे रबिन से किस किस तरह के चार्ज आते हैं। कॉन्सेप्ट ये था कि हम समझ गए कि चार्ज अब हमारे जनरेट हो गए। अब ये जो चार्ज जनरेट हुए वो आपस में कैसी फील्ड जनरेट करेंगे, कैसे अट्रैक्शन करेंगे, वो हम पढ़ते हैं। तो जैसे दो मास था जो जिससे हमने पूरे यूनिवर्स को डिफाइन किया था, ग्रेविटेशन। हम जब लोअर डायमेंशन में गए, जब बहुत छोटे, तो देखे वो मीनिंगलेस था वहां पे। उसके जो फोर्स का इफेक्ट था वो जीरो था, लगभग लगभग जीरो था। वहां पे जो कर रहा था, ये जो फोर्स जिससे वो गवर्न हो रहे थे स्मॉलर पार्टिकल, वो था कूलम्ब लॉ। यही रीजन था कि आ, हम देख रहे थे कि जब भी दो पार्टिकल के बिहेवियर को कैलकुलेट करने के लिए दो लॉ आया, और इसी के लिए आगे आप देखेंगे तो कई साइंटिस्टों ने यूनिफाई करने की कोशिश की कि हम एक ही सिस्टम दें जिससे सारे फोर्सेस को डिफाइन कर दिया जाए, और अभी तक तो पॉसिबल नहीं हो पाई है। इन्होंने कॉन्सेप्ट तो वैसे ही दिया, इन्होंने कहा कि जो फोर्स है वो उसका जो फॉर्मूला है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर है। तो ये दिखने में तो पूरा इसकी तरह था, जी, अरे सॉरी, एफ स्क्वायर टू M1 M2 जी अपॉन आर स्क्वायर। ये दिखने में ऐसे था, पर इस फॉर्मूले में कहीं मास का यूज ही नहीं था। इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हो रही थी वो थी चार्ज। ये चार्ज था, ये दूसरे चार्ज था, इनके बीच में डिस्टेंस, और ये के भी बदल गया था क्योंकि इसकी वैल्यूज देखी गई। तो ये सपोज ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच में ये R है। तो जो फॉर्मूला बन के आया वो हुआ 1/2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जहां पे जो ये एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यूज थी 8.85 × 10⁻⁻12 कॉलम स्क्वायर -2 सॉरी -1 -2। ठीक है। अब ये अगर भूल जाए तो उसको याद करने का ये तरीका है कि ये तीनों का प्रोडक्ट आ रहा है फोर्स, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट नीचे है, तो न्यूटन -1 ऊपर आ जाएगा। इसका -2 है तो ये इसको कैंसिल कर देगा, और कॉलम इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली सारे सिर्फ न्यूटन ही रह जाएगा, बाकी सारे कॉलम से ये दो कट जाएंगे, और मीटर स्क्वायर से ये कट जाएगा। तो फोर्स इक्वल टू फोर्स आ जाएगा, जो कि मुझे पॉइंट हो रही है। ये तो आप समझ जाएंगे जब हम यूनिट डायमेंशन जब आप पढ़े होंगे तो क्या यूनिट होती है वो तो आप निकाल लेंगे। पॉइंट जो ये था, उसमें जो गौर करने की बात है वो इस वैल्यूज को देखिए। जो हम जी कांस्टेंट लेते हैं, जी कांस्टेंट की जो वैल्यू थी वो थी 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है। और इसकी जो वैल्यू थी
ये 1/, है ये साइलेंट 1/, है और एक ए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये जो कांस्टेंट की जो वैल्यू जो आई, ये बहुत बहुत टाइम ग्रेटर थी ग्रेविटेशन कांस्टेंट से। इसीलिए यहाँ से हमने एक रिलेशन आया कि अब हम जब भी इलेक्ट्रॉन्स और पोटेंशियल की स्टडी करेंगे, तो कभी ग्रेविटेशन फोर्स को नहीं लेंगे, हम हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को लेंगे, ग्रेविटेशन। क्योंकि जो यहाँ पे के बिहेव कर रहा है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है और इसके सामने ग्रेविटेशन फोर्स मिड लेवल है। तो अब यहाँ इसके बाद से हम लोग इसी के लिए जो जैसे हमने ग्रेविटेशन के लिए पोटेंशियल निकाला था, पोटेंशियल ग्रेविटेशन फील्ड निकाली थी, वो सारा कुछ डेरिवेशन करेंगे अब अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, जो लॉ दिया गया था कोलम से। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी का डिस्कशन करेंगे कि कैसे कोलम्स लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और वो सारी चीजें डिटरमाइन कर सकते हैं। ये जो चैप्टर है कोलम्स का इलेक्ट्रोस्टैट का, वो पूरा ही ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। बस यहाँ पे हम जो जो ऑब्जेक्ट डील करेंगे वो चार पार्टिकल होंगे, और इसमें भी उसी की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। बस इसके बिहेवियर को और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी जो और वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो मोर और लेस सेम ही रहेगी। थैंक यू।